हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डिफरेंट। अभी इस टॉपिक को समझो, ठीक है। नंबर 1 बात, हम इससे पहले एक लेक्चर के अंदर ना सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जनरल डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मे भी हो सकता है आपका रिएक्टेंट एक ही हो और हो सकता है आपके पास में 2 रिएक्टेंट हो। अब 2 रिएक्टेंट में भी 2 कंडीशन बनती है। हो सकता है दोनों का कंसंट्रेशन मैंने सेम लिया हो, मे बी दोनों का कंसंट्रेशन मैंने अलग अलग लिया हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डील करेंगे कि अगर आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट दिया हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप किस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालोगे, ठीक है। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बात, ये वीडियो क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन क्लास 12th में वो बच्चे जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको रेफरेंस बुक्स के अंदर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ क्यूरियस अबाउट हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव्ड, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, जो स्टूडेंट्स बीएससी के हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एमएससी के हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनके करिकुलम का पार्ट है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे सपोज करो आपके पास में एक रिएक्टेंट रहा होगा ए, मान लो, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट रहा होगा बी, ठीक है। ए और बी मेरे 2 रिएक्टेंट्स हैं। दोनों ने क्या किया, कंबाइन करके बना दिया एक प्रोडक्ट पी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट पी। अच्छा, मैं मान लेती हूँ मैंने इनिशियली ना, ठीक है, जब टाइम 0 था तब मैंने इसका जो कंसंट्रेशन है वो लिया था ए मोल पर लीटर, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन ए मोलार है और ये जो है बी, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन मैंने लिया है स्मॉल बी मोल पर लीटर। दिस इज माई कंसंट्रेशन इनिशियली। अभी प्रोडक्ट नहीं बनाना तो ये कंसंट्रेशन हो गया 0। अभी सपोज करो कोई मिड ऑफ द रिएक्शन का टाइम था, उसके ऊपर क्या हुआ, टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी सेकेंड टाइमिंग रहा है, उस पर यहाँ से कुछ अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैंने मान लिया यहाँ से निकला x अमाउंट, ठीक है, तो a में से x गया तो b में से भी कितना जाएगा x। देखो 1 से 1 मोल बनता है, 1 से 1 मोल बनता है, तो यहाँ से अगर x निकलता है तो आपको भी कितना मोल मिलेगा इसका कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन मिलेगा x मोलर, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ माय प्रोडक्ट। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका रेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो रेट लिखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, देखो नंबर 1 आप लिख सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। देखना एक चीज़, डिफरेंशियल फॉर्म ना मैं 3 तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे, मैं इस रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकती हूँ, इस रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकती हूँ और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। कैसे लिखा जाएगा, जैसे अगर मैं लिखूँ रेट, ठीक है, कौन सी वाली, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो वो मेरी जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। देखो जिस रेट से ये ए कंज्यूम होगा उसी रेट से मेरा बी भी कंज्यूम होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रेट इक्वल होगी किसके, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। नंबर 2, अच्छा, जिस रेट से ये दोनों कंज्यूम हो रहे हैं उसी रेट से इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माई प्रोडक्ट पी, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हो गए डिफरेंशियल रेट लॉ की फॉर्म में रेट लिखने के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, टाइम के साथ में प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इन दोनों में नेगेटिव को लगाया, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, फाइन। अच्छा देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डेरिवेशन में इस बार मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में नहीं लेने वाली हूँ इस डिफरेंशियल रेट लॉ को काम में, मैं ना प्रोडक्ट के टर्म्स में इसको काम में लूँगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो नंबर 1 तो हो गया ये इक्वेशन, ठीक है, कि ये 3 हो गए फॉर्म्स, क्लियर, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, के फॉर्म में। अभी हम क्या करते हैं, जो अपना ये रेट एक्सप्रेशन होता है उसके फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो रेट क्या निकलेगा, देखो K इंटू, अभी मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और मैंने कहा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ है कि A के रिस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर है और B के रिस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। सो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो होगा मेरा 2, फाइन। तो यहाँ से मैं एक काम करती हूँ ना, ये इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है, A माइनस एक्स,
ठीक है। बी का कंसंट्रेशन कितना है, स्मॉल बी है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखो रेट ये भी है, तो 1 2 3 ये भी रेट के टर्म्स हैं, और ये 4 ये वाला भी रेट का टर्म है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं इस बार, प्रोडक्ट का जो ये बनने का जो रेट है, ठीक है, इसको इक्वल करते हैं इसके। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मुझे क्या मिलेगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के इंटू प्रोडक्ट ए का रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है ये, फाइन। अच्छा देखो यहाँ पे ना, अब एक चीज़ देखना, प्रोडक्ट कितना बना है मेरा, एक्स मोलार, ठीक है, एक्स मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ठीक है, बी माइनस एक्स। डी टी को शिफ्ट कर देते हैं इधर, और इन दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट करते हैं डी एक्स के नीचे। तो यहाँ से हमको नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अभी मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, बी माइनस एक्स डी एक्स इट इज़ इक्वल टू के डी टी, ठीक है। इसका भी मैं इंटीग्रेशन करने वाली हूँ। अच्छा ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस इज योर चॉइस कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है या इनडेफिनेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाली हूँ, ठीक है, नंबर 1। अच्छा नंबर 2, देखो ये इस तरह के इंटीग्रेशन ना डायरेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जब इस तरह के टर्म्स दिए हुए हों आपको, ठीक है। तो आप इनको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन इन पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा। देखो इसको आप बोलोगे सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे। आप ना इसको सिंपली ऐसे समझो, मुझे इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करना है, इन दोनों को अलग करना है, और मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनानी है कि उस स्प्लिट की हुई इक्वेशन को काम में लेके मैं वापस से ये टर्म बना लूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ना इसको ऐसे लिखती हूँ, सपोज ऊपर की तरफ कुछ रहा होगा, इसको आप समझना एक बार, ठीक है। देखो 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स लिख दूँ, बीच में मेरा कोई साइन रहा होगा, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, अभी हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 बी माइनस एक्स, 1 अपॉन बी माइनस एक्स। अभी मुझे क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ या तो आएगा प्लस या आएगा माइनस। तो मुझे ना यहाँ पे ऐसा साइन लगाना है कि ऊपर की तरफ जब उसको सॉल्व किया जाए ना, तो मेरा जो x है वो टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको आप ऐसा समझो कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लाई होंगे ना, मल्टीप्लाई होके इधर ये आएगा ऊपर की तरफ, b माइनस एक्स इधर आएगा और a माइनस एक्स इधर की तरफ आएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाऊं कि मेरा x का टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं काम कर सकती हूँ, आप ध्यान से देखना कि मैं लगा देती हूँ यहाँ पे माइनस। देखो माइनस होने से क्या फ़ायदा होगा, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये तो आ गया एलसीएम। ऊपर की तरफ क्या बचेगा, देखो यहाँ पर रहेगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर पहले आएगा b माइनस एक्स और इसके बाद में यहाँ पर आएगा a माइनस एक्स। अगर आप ब्रैकेट को खोलते हो तो माइनस a माइनस माइनस प्लस का x, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या निकलेगा, b माइनस एक्स माइनस a प्लस का x डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ठीक है, b माइनस एक्स। अभी x से तो x को मारा, ठीक है, x ने x को काट दिया, अभी फिर भी ना b माइनस a तो बच जाएगा। अब आप बोलोगे क्या मतलब रहा, यहाँ पर तो हमको केवल यही चीज़ चाहिए थी, ठीक है। तो b माइनस a माइनस एक्स, ठीक है, b माइनस एक्स। तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को हटा दूँ, ठीक है। इस टर्म को काटने के लिए ना
मैं नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करूँगी सेम इसी टर्म से, b माइनस ए से, ठीक है। तो अगर आप अभी इसको देखो, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ध्यान से देखना है ना। जैसे हमारे पास ये था, हमको ये चाहिए था 1/a माइनस एक्स, ठीक है, b माइनस एक्स। इसको मैंने किस किस में स्प्लिट किया, ध्यान से देखो, 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1/a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1/b माइनस एक्स। अभी आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपको यही टर्म वापस मिलेगा। कैसे देखना एक बार, 1/b माइनस a, ठीक है, ये आया एलसीएम, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, ऊपर की तरफ क्या बचेगा, देखो इन दोनों में से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ रहा b माइनस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे बचेगा a माइनस एक्स, तो a तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x, ठीक है, तो x से तो x कैंसिल, ऊपर क्या बचा b माइनस a, वो टर्म इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बचेगा 1/a माइनस एक्स, b माइनस एक्स। अब इतना करने का देखो सेंस क्या है, असल में अगर आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करो ना वो थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पार्शली। हमने एक तरह से क्या किया, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया और फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सेपरेशन करने के बाद में अभी हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/b माइनस a, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, 1/a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1/b माइनस एक्स, ठीक है। इसका करना है हमको इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर है आपका dx विच इज़ इक्वल टू k dt, ठीक है, इसका भी हमको करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप चीज़ देखना कि b माइनस a जो है ये टर्म मेरा कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। और मैं एक काम करती हूँ, dx को इससे मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1/b माइनस a, ठीक है। अभी अंदर की तरफ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स, ठीक है, dx इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/b माइनस एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विच इज़ इक्वल टू k बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब एक चीज़ देखो, आप कुछ इंटीग्रेशन के लॉज हैं वो ध्यान में रखना कि अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है, dx, तो इसका सॉल्यूशन होता है नेचुरल लॉग x। सपोज आपको दिया हो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन दिया हो तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, a माइनस एक्स, एक्स माइनस का है तो इस नेचुरल लॉग के आगे भी जो साइन आने वाला है वो नेगेटिव का ही आएगा, ठीक है। सपोज इसकी बजाय आपको ऐसे दिया होता कि इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज़ दे दी होती, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन होता पॉजिटिव नेचुरल लॉग a प्लस एक्स। तो इन दोनों में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर x आपका नेगेटिव है तो नेचुरल लॉग भी नेगेटिव में आएगा, x आपका पॉजिटिव है तो सोल्यूशन में जो इंटीग्रेशन होगा वो भी पॉजिटिव में होने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखोगे। नंबर 2 बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने लायक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप क्या करोगे, इनको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सेपरेट करोगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे क्या माना है कि जो कंसंट्रेशन B है, ठीक है, वो ग्रेटर है A से, तब आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। सपोज ऐसा होता कि आपको बोल देते कि नहीं भाई A जो है वो ग्रेटर है B से, तो आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है कि ये जो A माइनस एक्स का टर्म है ना, इसकी जगह आप B माइनस एक्स कर देना, ठीक है, और इधर b माइनस एक्स को आप a माइनस एक्स से रिप्लेस करना, ठीक है। तो यहाँ से आपके सॉल्यूशन में बस एक चेंज आएगा, यहाँ पर आपको b माइनस ए नहीं मिलकर a माइनस बी मिलेगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमको मिलेगा 1/b माइनस ए, ठीक है। अभी इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये है 1/a माइनस एक्स, माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ नेगेटिव नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सो नेगेटिव नेचुरल लॉग, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ भी ये ब्रैकेट लगा देते हैं, b माइनस एक्स, ठीक है, इसको क्लोज किया, इज इक्वल टू k, ठीक है, यहाँ पे आएगा t प्लस ये कांस्टेंट c। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1/b माइनस a, ठीक है। यहाँ पर आएगा
देखो ये पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव टर्म को मैं आगे लिख देती हूँ और नेगेटिव टर्म को मैं पीछे लिखती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग बी माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इफ़ यू सी दिस इज लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो हमको मिलेगा 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, नेचुरल लॉग बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी। अभी मुझे ना इस फॉर्मूला के अंदर इस कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए इसका। तो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे लाया जाए, तो एक काम करते हैं, जब इनिशियली, ठीक है, टाइम 0 था, ठीक है, इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस के अंदर जब टाइम 0 था तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बना था ना। आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, ये x किसका कंसंट्रेशन था इनिशियली जो आपने देखा था। तो यहाँ पर आप देखना, हमने ऐसे लिया था a प्लस बी कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे थे p, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट था x कंसंट्रेशन इसका था, तो टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी 0 है, तो यहाँ से x 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, सो प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, हेंस x इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या टर्म 0 हुआ, ये kt वाला टर्म 0, x वाला टर्म 0, तो हमको c का वैल्यू क्या मिलेगा, देखना 1 अपॉन b माइनस ए नेचुरल लॉग x तो 0 हो गया, b अपॉन ए इज इक्वल टू के टी वाला टर्म 0 हो गया, c, तो ये मिल गया हमको कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। तो इस कांस्टेंट के वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा वो हमको मिलेगा 1 अपॉन b माइनस ए नेचुरल लॉग b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस c का वैल्यू क्या मिला, 1 अपॉन b माइनस ए नेचुरल लॉग b अपॉन ए, ठीक है। इस वाले टर्म को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन b माइनस ए नेचुरल लॉग b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म है तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन b माइनस ए नेचुरल लॉग b अपॉन a इज इक्वल टू के टी। एक काम करते हैं, इसमें से 1 अपॉन बी माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 1 अपॉन बी माइनस ए, ये तो आया कॉमन, इधर क्या रहा नेचुरल लॉग बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग बी अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये भी तो कुछ ऐसा बन रहा है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसका भी सॉल्यूशन वही होगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट, 1 अपॉन बी माइनस ए को हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, और नेचुरल लॉग, देखो ऊपर की तरफ क्या था, b माइनस एक्स था, ठीक है, तो ऊपर की तरफ रहेगा आपका b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और इसके डिवाइडेशन में क्या आया था b अपॉन ए, ठीक है, ये इक्वल था किसके, के टी के, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन बी माइनस ए नेचुरल लॉग, देखो a ऊपर गया तो a इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ठीक है, स्पेशली कॉलेज यूजी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए और जेई एडवांस वालों के लिए भी, क्योंकि देखो वहाँ पे रीज़न क्या है, रेफरेंस बुक्स में डायरेक्ट इस फॉर्मूला को दिया है, डेरिवेशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जब आपको 2 रिएक्टेंट दिए हों और दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट गिवन हो, तब आपको इस फॉर्मूला को यूज में लेके, ठीक है, जो भी आपके कैलकुलेशंस होंगी या जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज़ समझते हैं, देखो आपने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी पढ़े होंगे, ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, देखो जैसे सपोज करो आपके पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एक रिएक्टेंट रहा है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी,
ठीक है, और ये कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं मेरा C। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो मेरा रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट कांस्टेंट इनटू A का कंसंट्रेशन का पावर 1 इंटू B का कंसंट्रेशन का पावर 1। जनरल ऐसा पढ़ते हैं हम, ठीक है। अभी सपोज करो B जो है उसका कंसंट्रेशन तो है बहुत कम, मान लो B का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, और जो A है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप एक रिएक्शन पढ़ते हो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा ये कि जनरली क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस जब एस्टर का होता है ना तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और एस्टर कम होता है। तो जाहिर सी बात है जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा और उससे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो वाटर की कंसंट्रेशन है उस पर या फिर जो आपका एस्टर है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ कम है वो पहले कंज्यूम हो जाएगी, यानी एस्टर तो पहले ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस एस्टर की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। यानी दिखने में तो क्या लग रहा था कि इस रिएक्शन का रेट मेरे एस्टर पे भी डिपेंड करता है, मेरे वाटर के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, पर असल में जब एक्सपेरिमेंटली देखा हमने तो द रेट इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना हम कि किसी रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट बहुत मेजर कंसंट्रेशन के अंदर होगा उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करने वाली है, नंबर 1 बात, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सूडो मीन्स क्या, झूठा, ठीक है, नकली, मतलब क्या, तुम दिखने में तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग रहे थे और निकले तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जनरली आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर 2 रिएक्टेंट्स हों लेकिन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है केवल और केवल किसके ऊपर, उस रिएक्टेंट के ऊपर जिसका कंसंट्रेशन कम है। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होगी हमारी रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से जो कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो आपका रेट एक्सप्रेशन आया था ना अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए, अगर हम इसको थोड़ा सा सूडो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो आप एक चीज़ देखना कि मान लो ये जो A है इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ ग्रेटर देन B, ये एक मैंने कंडीशन अज्यूम कर ली। भाई A का कंसंट्रेशन अगर B से काफ़ी ज़्यादा है तो एक चीज़ आप सोचो, यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो B माइनस A लिया है ना, यानी हमने B का कंसंट्रेशन ज़्यादा माना है। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा मान लेती हूँ B जो है उसका कंसंट्रेशन A से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। जब B का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है A से, ठीक है, तो एक टर्म है ना हमारे पास में ये B माइनस A वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई B माइनस A का जो टर्म है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा B के। भाई B बहुत बड़ा है, A बहुत छोटा है, तो बहुत बड़े में से छोटू सा कुछ निकले तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमको मिलेगा B, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखना, B में से X गया, अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी तो थोड़ा सा ही बना है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B माइनस X जो है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके, B के। तो थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट किया जाए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको मॉडिफाई करें तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, भाई 1/B माइनस A, ये तो क्या रह गया, केवल 1 डिवाइडेड बाय B, ठीक है, इज इक्वल इनटू नेचुरल लॉग A इंटू B माइनस X की जगह क्या रह गया, B डिवाइडेड बाय B एज सच, A माइनस X एज सच इज इक्वल टू KT, ठीक है। अभी देखो यहाँ से, देखो B से B कैंसिल, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1/B नेचुरल लॉग A/A माइनस X, ठीक है, इज इक्वल टू KT, ठीक है। एक काम करते हैं, हम B को इधर शिफ्ट कर देते हैं, फाइन, तो हमको क्या मिलेगा, और T को मैं इधर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड में, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा भाई, 1/T, ठीक है, नेचुरल लॉग A/A माइनस X इज इक्वल टू K इंटू B। देखो B इनिशियल कंसंट्रेशन था, K एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, सपोज वो है K डैश, ठीक है।
तो यहाँ से एक चीज़ देखना, k डैश इज इक्वल टू 1/t। अच्छा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ log बेस 10 में, तो मुझे क्या मिलेगा 2.303 log बेस 10 a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। सो ये जो पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला आया है ये होगा किसके लिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी देखो प्रूफ भी किए देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला बनता था हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर जनरल के लिए, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t। करो इसको कंपेयर, k वहाँ पे डायरेक्ट गिवन होगा, यहाँ पे k डैश क्या होगा, आपको जो रेट कांस्टेंट दिया है वो मल्टीप्लाई बाय जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वो वाला रिएक्टेंट, ठीक है। तो 2.303 t देखो कंपेयर करो सेम, ठीक है। ऊपर की तरफ ये भी तो a इनिशियल कंसंट्रेशन ही था ना हमारा स्टार्टिंग में, डिवाइडेड बाय t टाइमिंग के ऊपर कंसंट्रेशन। सो इसका मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जो है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही होती है, तो इसका ग्राफ भी सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।